बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तक मीडिया टीम की तरफ से हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को दिल की गहराई से बाबरकत रमज़ान मुबारक। अब किस नंबर 182 मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये ज़िंदगी का वो यादगार हिस्सा जिस पर कई ज़िंदगियाँ कुर्बान की जा सकती थी, और फिर एक सुबह वो अपने दो साथियों समेत सुबह के तारे की तरह ओझल हो गया था। उसकी गुमशुदगी अब तक बेनामो निशान थी। बस तवील कामत राकब खान के पास से चंद निशानियां मिली थी, वो भी फिल वक्त बेमानी ही नजर आ रही थी। फिर ईशानी के दिल में न जाने क्या आई, इसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई, गुसलखाने में जाकर मुंह धोया, अपना जूड़ा खोलकर मुंतशिर बाल संवारे, अलमारी में से एक सुर्ख ओढ़नी निकाली और आईने के सामने खड़ी होकर वो जेवर पहनने लगी जिनके बारे में आपो जाहिदा ने बताया कि वो रुस्तम की दुल्हन के हैं। ये जेवर पहनते हुए इसे अजीब खुशी और राहत का एहसास हुआ। एक मोहब्बत भरी लहर इसके रगो पै में जाग उठी। वो जैसे अपने जिस्म की खुशबू से महक गई। इसने सुर्ख ओढ़नी अपने सर पर दुस्त की तो इसे लगा कि वो दुल्हन की तरह रुस्तम के सामने खड़ी हुई है और वो इसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा है। वो बिस्तर पर नीम दराज होकर अपने इर्द गिर्द रुस्तम की मौजूदगी को महसूस करने लगी। उसके छूने का मेहरबान अंदाज, उसकी महकती हुई सांसें, उसकी मोहब्बत भरी एहतियात, जैसे वो कांच का जिस्म रखती हो और ज़रा सी बेपरवाही से टूट सकती हो। अचानक मुन्ने की आवाज़ ने शानी को भूले बसरे सपनों की दुनिया से बाहर निकाला। वो जल्दी से उठ बैठी। आई मुन्ने, इसने कहा। मुन्ना दरवाजे पर था। वो जल्दी जल्दी अपने जेवर उतारने लगी, वरना मुन्ना ऐसा था कि सवालात पूछ पूछ कर इसकी नाक में दम कर देता। जेवर दोबारा अलमारी में संभाल कर और उससे लाक करके वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने डोला खड़ा था। उसने मुन्ने को गोद में उठा रखा था। यूं लगता था कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को उठा रखा है। बाजी जी, ये बहुत जिद करता है, मुझे घोड़ा बनाकर मेरे ऊपर बैठता है और कहता है कि कमरे में चक्कर लगाते जाओ। मेरे तो अब घोड़े भी छिल गए हैं। ओए, ये क्या बदतमीजी है, शानी ने मुन्ने को डांटा। अंकल खुद कहते हैं कि मैं गोला बनता हूँ, मुन्ने ने वजाहत की। डोला हंसने लगा। बाजी जी, ये मैंने इसलिए कहा था कि ये मुझे घोड़ी कह रहा था। मैंने कहा मैं औरत नहीं मर्द हूँ। अगर मुझे कहना ही है तो फिर घोड़ा कहो। बस मेरे इतना कहने की देर थी कि ये मेरे ऊपर चढ़ बैठा। फिर थोड़ा तो कसूर तुम्हारा भी है, शानी मुस्कुराई। इसी दौरान में डोला चौंक गया। उसके कान खड़े हो गए थे। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ देख रहा था। शानी ने कहा, क्या बात है, तुमने तो किसी घोड़े ही की तरह कान खड़े कर लिए हैं। डोला बोला, मुझे निस्वार की बू आ रही है, लगता है कि खान भाई तशरीफ ला रहे हैं। वाकई, शानी खुश होकर बोली। डोले ने इस बात में सर हिलाया और तेजी से हवेली के बैरूनी फाटक की तरफ भाग गया। 4-5 मिनट बाद वो वापस आया। अजमल खान वाकई ही उसके हमरा था। तुम गधे के सर से सींगों की तरह कहाँ गायब हो जाते हो, शानी ने कहा। हमने परसों ही तो फ़ोन किया था आपको। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ज़ाती तौर पर यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। बस आ गया, अब कहाँ जाना है हमने। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने फिर नस्वार खाई है, शानी ने कड़े तेवरों से पूछा। नहीं नहीं, अब तो नस्वार और सिगरेट के पास से भी नहीं गुजरता। पास से गुजरने को कौन मना करता है, मैंने तो इस्तेमाल से मना किया था। और अभी डोले ने तुम्हारी आमद का ऐलान निस्वार की बू सूंघने के बाद किया है, और अब तो मुझे भी हल्की हल्की बू आ रही है। अजमल के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। पहले शायद उसने साफ मुकरने का फैसला किया था, मगर फिर गालबन ये सोचकर इरादा बदल दिया कि इससे शानी का बयान भी झूठा पड़ता था। उसने खनकार कर गला साफ किया और बोला, वैसे सच्चा बात यह है कि हमको भी मुंह में थोड़ा थोड़ा निस्वार का जायका मालूम हो रहा है। दरअसल हम कल लाहौर में था और वहाँ अपने एक दोस्त बशीर गुल के पास उसके ट्रक के अड्डे पर सोया हुआ था। 2-3 और दोस्त भी मौजूद था। हम तो जल्दी सो गया, लेकिन वो देर तक VCR पर फिल्म देखता रहा। हमको लगा है कि उनमें से किसी ने फिल्म देखते हुए हमारे मुंह के अंदर निस्वार रख दिया था, और मेरा ख्याल है कि उन लोगों में से किसी ने सोते में तुम्हारी जेब के अंदर नस्वार की छोटी सी डिबिया भी रख दी होगी। डिबिया? अजमल ने गड़बड़ा कर कहा, फिर अपनी जेबें टटोली। बगली जेब में डिबिया की मौजूदगी साफ महसूस हुई। अजमल तारीफी अंदाज में सारी लाने लगा। शानी बहन, आपने तो कमाल का दिमाग पाया, बिल्कुल किसी निजूमी के माफिक मुझे भी इस तरफ से निस्वार का थोड़ा सा खुशबू आ रहा था। अजमल, इंसान बन जाओ वरना बड़ी लड़ाई होगी मेरी और तुम्हारी। शानी ने उसे तेवर दिखाए, फिर जरा सोच कर बोली, और मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे दिमाग शरीफ से निस्वार वाला खन्नास निकल नहीं रहा। देखो, अभी तुमने निस्वार की बू के लिए खुशबू का लफ्ज बोला है कि नहीं? शानी बहन, आपने वाकई बहुत कमाल का दिमाग पाया है। अब बात को एकदम कैच करता है। उस दिन भी आपने कमाल कर दिया जब आप अजमल खान बात को घुमाओ फिराओ मत। शानी ने आंखें निकाली।
मुझे बताओ तुमने निस्वार खाई थी या नहीं? अजमल ने संजीदा होते हुए कहा, आपने खुद ही तो कहा था जब किसी वक्त बहुत ज्यादा तलब हो तो एक चुटकी रख लिया करो। अब 2-3 दिन से बहुत परेशान था, रात को देर तक नींद नहीं आता था। रुस्तम भाई का ख्याल हमारे दिमाग से चिमट कर रह गया। आखिर वो हमको क्यों नहीं मिलता? क्यों हम बेबस होता जा रहा है? क्या ऐसा ऐसा ये होगा कि हम तक आर कर बैठ जाएगा? ये समझ लेगा कि रुस्तम भाई और नासिर भाई के साथ हमारा इतना ही साथ लिखा हुआ था। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और लंबी सांस लेकर बोला, नहीं शानी बहन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम खुद से एक अहद करके आया और वो ये कि जब तक रुस्तम और नासिर भाई का सुराग नहीं मिलता हम अपने घर वालों का मुंह नहीं देखेगा। हम अपने 2 साथियों के अमराज, करदू और चैलास की तरफ निकल जाएगा। उन बर्फों में उस वक्त तक घूमता रहेगा जब तक हम मर ना जाए या हमको रुस्तम भाई का कोज ना मिल जाए। और हमको यकीन है हमारा कोशिश जरूर कामयाब होगा, क्योंकि अब हमारे पास वो निशानियां भी हैं जो राकिब खान से मिला है और वो चीज़ें हमारा मदद करेगा। आप ठीक कहते हैं खान भाई, डोले ने तायद की। वो चीज़ें तलाश में बहुत मदद दे सकती हैं। वो चीज़ें कहाँ हैं शानी बहन? अजमल ने पूछा। शानी दोबारा अलमारी की तरफ गई और लाख खोलकर एक दराज में से वो सारी एशिया निकाली जो राकिब से दस्तयाब हुई थी। राकिब खान के गले से उतरने वाला तावीज़ जो तांबे की छोटी सी तख्ती की सूरत में था, उसमें एक तरफ किसी दरख्त की शबी कुंदा थी, दूसरी तरफ पत्ते बने हुए थे जो साफ तौर पर सब गंदल के पत्ते थे। उस तावीज़ ही से ये बात साबित हो जाती थी कि गोरे के बंगले पर जो कुछ हुआ वो किसी न किसी तौर नायाब पौधे सब गंदल से मुताल्लिक था। राकिब की जैकेट में से कुछ पाकिस्तानी और चाइनीज़ करेंसी भी मिली थी। ये चाइनीज़ करेंसी भी शुमाली इलाका जात के एक ख़ास रुख की तरफ इशारा करती थी। राकिब की जेबों से कुछ घिसे हुए गोल पत्थर बरामद हुए थे। ये गालबन पत्थर दावे बलियात के तौर पर रखे गए थे। शानी ने कहा, मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों में से ज़्यादा अहम ये लिखा हुआ कागज़ है। मैंने 1-2 लोगों से पूछा है, वो कहते हैं कि ऐसी दर्जनों ज़बानें कोहे कराक्रम और चीन की सरहद के साथ के इलाकों में बोली और लिखी जाती हैं। अगर मुकामी ज़बानों की किसी माहिर से पढ़वाया जा सके तो उम्मीद की किरण पैदा हो सकती है। डोले ने तांबे की तख्ती को देखते हुए कहा, लगता है ये कोई ऐसा दरख्त है जिसे पाक समझा जाता है। मुमकिन है कि उस इलाके में इसकी पूजा की जाती हो। हमारे दूर दराज इलाकों में कई ऐसे कबीले हैं जो गैर मुस्लिम हैं और बेजान चीज़ों की इबादत करते हैं। उसी तरह वहाँ सब गंदल को भी पाक जड़ी बूटी का दर्जा दिया जाता होगा। गोरे के बंगले में उन लोगों को मौत की सज़ा दी गई जो इस जड़ी बूटी का कारोबारी इस्तेमाल करना चाह रहे थे, शानी ने कहा। अजमल ने शानी से मुखातिब होकर कहा, आप हमेशा हमारे देर से आने पर शिकवा फरमाता है, लेकिन हमारे देर से आने का कोई ना कोई वजह होता है। इस बार की एक वजह तो वो मुच्छिल हवालदार था, उसका नाम शादीन है। हमने उसे ठिकाने लगाना था। क्या मतलब? शानी ने उसे घूरा। नहीं, आपसे हम वादा खिलाफी नहीं कर सकता। ठिकाने लगाने से हमारा मतलब यह है कि उसे किसी महफूज जगह पर रखना था, जहाँ पर 2-2.5 महीने आराम से निस्वार लगाकर और गांजा पीकर अपना यादाश्त कमज़ोर कर सके। ये काम करने के बाद हमने एक और काम किया और आपको उस काम पर भी हमारा तारीफ करना पड़ेगा। बताओ तो तारीफ भी करेंगे, शानी ने कहा। अच्छे काम के बाद तो उसकी तारीफ और कोई करता है। मजा तो तब है जी कि अच्छे काम का जिक्र सुनने से पहले ही उसका तारीफ कर दिया जाए। हमारा दादाजी हमेशा ऐसा करते थे। इसका उनका बहुत फ़ायदा भी होता था। आपको पता ही है कि अंग्रेज़ बहुत खुशामद पसंद है। बस दादा साहिब को ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा अपनी साजिश से नुकसान हुआ, जब हमारा दादी साहिब बहुत बीमार था और दादाजी के मुंह से निकल गया, आपने हर काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब आप देखें कि आप पोत भी कितने खूबसूरत तरीके से हो रहा है। कहीं कोई शोर शराबा नहीं, किसी ने सोचा भी ना था कि आप जैसा औरत का जान इतनी सहूलत से निकलेगा। बस इसी बात पर हमारा दादी साहब को ताऊ आ गया और वो उठकर बैठ गई। उसके बाद उन्होंने दादा साहिब के मरने तक अपने पोत होने का सोचा भी नहीं। शानी ध्यान से अजमल को देख रही थी। अजमल, कभी कभी तो लगता है कि तुम दोहरी शख्सियत के मालिक हो। वो शख्स कोई और है जो ऊट पटांग हाँकता है और लतीफ़े सुनाता है, और वो और है जो राइफल या पिस्तौल उठाता है और बड़ी दरिंदगी से अपने हरीफों को कत्ल कर देता है। पता नहीं तुमने जानबूझकर खुद को ऐसे बांट रखा है कि तुम हो ही ऐसे। नहीं जी, हम है ही ऐसा। दरअसल जब हम पैदा होने वाला था तो उन्होंने बहुत सा मूंगफली खाकर ऊपर से गन्ने का रस पी लिया था। आपको पता ही होगा गन्ने का रस बहुत ठंडा होता है। हमारा वालदा गर्म सर्द हो गया, हम भी गर्म सर्द हो गया। आपको सुनकर बड़ा हैरानी होगा, जब हम पैदा हुआ तो हमने कुछ खाया पिया नहीं। हमारे मुंह में पूरे 3 दिन तक एक चीज के सिवा कुछ नहीं गया। पता है वो चीज क्या था? निस्वार, ढोले ने फौरन जवाब दिया। नहीं, मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल का खुशबू हमको हमेशा से बहुत अच्छा लगता है।
अब भी हम कहीं अच्छी क्वालिटी का मूंगफली देखता है तो एकदम कुर्बान हो जाता है। जब हम पैदा हुआ तो हम में खास बात था, हम रात को बिल्कुल ठीक रहता, हंसता खेलता, लेकिन दिन में बैंगा हो जाता था और बहुत तंग करता था। ये सब उसी गर्मी सर्दी की वजह से था। आहिस्ता आहिस्ता हमारा वालदा ने दिन के वक्त सोना और रात को जागना शुरू कर दिया, बिल्कुल चौकीदारों की तरह। बहुत दिन तक हमारा वालदा ने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि हम दिन के वक्त बैंगा हो जाता है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि फूल का खुशबू ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, हमारा बस्ती में भी लोगों को बहुत जल्द पता लग गया कि हम दिन के वक्त बैंगा हो जाता है। हमारे नाना के गांव में एक बहुत पहुंचा हुआ मलंग था। उसने मेरे वालिद से कहा, ये बच्चा आगे चलकर बहुत नाम पैदा करेगा, लेकिन इसके लिए अपने दिल को थोड़ा से सख्त करके एक काम करना पड़ेगा। मेरे वालिद ने पूछा, क्या काम? मलंग ने कहा, इस बच्चे को मारकर पहाड़ की चोटी पर दफन करना पड़ेगा। इसके मज़ार का बहुत शोहरत होगा, लोग दूर दराज से मन्नतें मांगने और चढ़ावे के लिए आवेगा। फिर क्या हुआ? डोले ने मसनूई तजस्सुस से पूछा। होना क्या था, वही ट्रेजिक स्टोरी, वही दुखिया करने वाला एंड। हमको जिंदा रहने दिया, ना सिर्फ जिंदा रहने दिया बल्कि बाद में पुलिस में भी भर्ती करा दिया गया। हाँ खान भाई, आप पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? डोले ने पूछा। दरअसल हम बड़ा होने के बाद भी 12-14 साल तक बैंगा ही रहा, लेकिन अजीब बात था कि हमारा निशाना बहुत अच्छा था। हमने जिस चीज को गोली मारना होता उससे 3 इंच नीचे का निशाना लेता और हमारा निशाना कभी नहीं चौंका। फिर एक मरतबा हमको टाइफाइड बुखार हुआ। जब हम बुखार से सेहतयाब हुआ तो हमारा बैंगापन बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन निशाना बिल्कुल ख़राब। हम बहुत दुखी हुआ। रमज़ान शरीफ की 27वीं रात को हमने रो रो कर अल्लाह मियाँ से दुआ मांगा कि हम फिर से बैंगा हो जाए, लेकिन हमारा निशाना ठीक रहे। हमारा माँ ने हमको ये दुआ मांगते हुए सुन लिया। उन्होंने मुसल्ले पर ही हमको कई झापड़ दे मारा और कहा, खुदा ही खबर, मैंने मुसल्ले पर रोकर तेरी आंखें ठीक कराया, अब तू दुआएं मांग कर इन्हें फिर से खराब कराएगा। उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा यादगार बात कहा। उन्होंने कहा था, अल्लाह ताला का खजाना बेशुमार और बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला से खुले दिल से मांगते हैं, मांगते हुए शर्तें नहीं रखते। फिर जी हमने दूसरे तरीके से दुआ मांगा। 3-4 महीने बाद हमारा निशाना वैसे का वैसे हो गया जैसा पहले था। पुलिस में हमारा भर्ती की वजह भी हमारा निशानी बना। शानी ने कहा, अजमल बेपर की ना उड़ाया करो। जो कुछ तुमने अब तक कहा है उसमें से 10-15% ही सच होगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ। तुम सिर्फ काम की बात करो। एक काम तो तुमने ये किया कि हवालदार शाह दीन को किसी महफूज ठिकाने पर छोड़ आए। दूसरा कारनामा क्या है? शानी का संजीदा मूड देखकर अजमल खान भी संजीदा हो गया। उसने चंद सेकंड की खामोशी इख्तियार की, फिर ठहरे हुए अंदाज में बोला, वहाँ एबटाबाद में रहीमुल्ला नाम का एक बंदा है। उसका उम्र 60-70 साल के करीब है। वो जवानी में गाइड का काम किया करता था, पढ़ा लिखा था और अंग्रेजी भी बोल लेता था। इसलिए नारायण झील, सैफुल मुलूक और चैलास वगैरह की तरफ जाने वाला गैर मुल्की लोग रहीमुल्ला को अपने साथ रखता था। उन इलाकों के लिए रहीमुल्ला का तजर्बा और मालूमात इतना ज़्यादा था कि रहीमुल्ला के लिए बाकायदा एडवांस बुकिंग होता था। अब वो काफ़ी बूढ़ा है, लेकिन फिर भी मज़ेदार बंदा है। हम 5-6 दिन पहले ख़ास तौर पर उससे मिलने के लिए एबटाबाद गया। वो एक अच्छा फोटोग्राफर भी है। आजकल उसने एबटाबाद में फोटोग्राफी का दुकान खोला हुआ है। रहीमुल्ला से हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा बात हुआ। आप सुनना पसंद फरमाएगा? इसमें जो काम की बातें हैं वो बता दो तो ज़्यादा अच्छा है, शानी ने कहा। नायाब पौधे सब गंदल के बारे में भी रहीमुल्ला काफ़ी कुछ जानता है। उसे पता है कि यह पौधा सरतरीन पहाड़ी इलाकों में होता है। ट्राउट मछली की तरह इस पौधे को भी सरतरीन मौसम की ज़रूरत होती है। रहीमुल्ला का कहना है कि स्कर्दू और केटू के दरमियानी इलाके ही में कहीं वो जगह है जहाँ कुदरती तौर पर यह पौधा उगता है। हम ये कह सकते हैं कि 4-6 पहाड़ है जहाँ ये पौधा कुदरती तौर पर पाया जाता है। करीबन 6-7 साल पहले इंग्लैंड से 3 लोग आया था, वो इसी पौधे की तलाश में था। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो 2 ऐसे अफराद की तलाश में था जो उनसे पहले इस पौधे की तलाश में यहाँ पहुँचे थे और लापता हो गए। रहीमुल्ला का कहना है कि वो इन 3 अंग्रेज़ों का गाइड बनकर स्कर्दू की तरफ चला गया। ये जून जुलाई के दिन थे। वो करीबन 2 माह तक इन बर्फों में आवारागर्दी करते रहे। उन्होंने शिकार भी खेला और बहुत सा यादगार फोटो भी उतारा, लेकिन उनका असल मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्हें 1-2 खोज भी मिला जिनसे उन्हें अंदाजा हुआ कि इन्हें केटू पहाड़ के बेस कैंप की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन फिर गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? एक हादसा। टीम के 4 लोगों में से 2 बर्फ के रेले में दब गया। आप शायद जानता होगा, बर्फ के रेले को एवालांच भी कहा जाता है। बहुत सा बर्फ पहाड़ के ऊपर से तूफान की तरह गिरता हुआ आता है और बहुत कुछ मलिया मेट कर देता है।
टीम के लोग बच गए? शानी ने पूछा। हाँ बच तो गए, लेकिन उनमें से एक शख्स का दोनों टांगे टूट गया, दूसरा भी जख्मी हुआ। उन लोगों को अपना मुहिम अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ा। हमने आपको बताया है ना, ये कोई 7 साल पहले का बात है। उस शेर का सारा रुदाद रहीमुल्ला ने अपनी डायरी में लिख दिया है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि रहीमुल्ला तुम्हारे साथ स्कर्दू की तरफ जाने को तैयार हो चुका है? शानी ने पूछा। जरूर हो जाएगा। उम्र रसीदा होने के बावजूद वो उम्र रसीदा नजर नहीं आता। वो बड़ा सख्त जान है जी। हाँ, उसका माली हालत ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर उसका हम में थोड़ा सा माली फायदा भी नजर आ जाए तो उसका इरादा और मजबूत हो जाएगा। वो बहुत अच्छा बंदा है शानी बहन। शानी की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। इसने कहा, अजमल तुम बता रहे हो कि एवालांच वाला हादसा होने से पहले उन लोगों को थोड़े बहुत खोज मिले थे, वो क्या थे? उनमें से एक खोज तो यही है जो हमको राकब खान से भी मिला है। अजमल ने तांबे की तख्ती वाला तावीज़ उठाते हुए कहा। क्या कहना चाहते हो? इस तख्ती पर दरख्त का तस्वीर बना हुआ है। हमको यकीन है कि ये वही दरख्त है जिसका जिक्र हमसे एबटाबाद में रहीमुल्ला ने भी किया। उसका कहना है कि केटू की तरफ जाने वाले दुश्वार पहाड़ों में कहीं किसी जगह थोड़ा तादाद में ऐसा लोग भी रहता है जो दरख्त का पूजा करता है। उस दरख्त को शायद आबू का नाम दिया जाता है। ये बहुत कट्टर किस्म का मजहबी लोग है और यही वो जगह है जहाँ सब गंदल का नाम का बूटी पाया जाता है। हो सकता है वहाँ इस बूटी को किसी और नाम से पुकारा जाता हो, जैसे राकब खान इसको सूसी के नाम से पुकारता था। शानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब है कि राकब खान की नागहानी मौत के बावजूद अभी उम्मीद की किरणें बाकी हैं। किरणें नहीं शानी बहन, पूरा सूरज बाकी है। और हमारा दिल कहता है कि हम बहुत जल्द आपको कोई खुशखबरी ला कर देगा। हमको बस आपका दुआओं का ज़रूरत है और दुआओं के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से रवाना होने से पहले पीर कुदरत को किसी अच्छे से कब्रिस्तान में पहुँचा दें। कब्रिस्तान? क्या मतलब? कब्रिस्तान का मतलब कब्रिस्तान ही होता है जी, जहाँ बड़ा अच्छी अच्छी कब्रें बना होता है लंबी लंबी कितारों में, और उनके ऊपर बड़ा अच्छा अच्छा कुतबा भी लिखा होता है। और हम चाहते हैं कि अब कुदरत वहाँ आराम फरमाए ताकि हमारा बहन उसकी दुश्मनी से महफूज रह सके। अजमल, तुमने फिर वही आंकनी शुरू कर दी? नहीं जी, अब हम बिल्कुल संजीदा है। हम सच कहते हैं, हमारी पस्तूल में कुदरत के नाम का गोरी बहुत बेचैन है। हम एबटाबाद में था जब हमको अखबार की खबर से पता चला कि कुदरत के किसी हरामी चेले ने आपके कमरे में घुसकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। यकीन करें, हमारा खून ऊपर तक खोल गया था, बिल्कुल उबाले खाने लगा था। तुम्हारे उसी खून को ठंडा करने के लिए ही तो मैं तुम्हारे साथ सर मार रही हूँ। अजमल खान बिलाशुबा बहादुरी एक बहुत बड़ी सिफत है, लेकिन बर्दाश्त और माफ़ कर देने की सलाहियत उससे बड़ी सिफतें हैं। तुमने सुना नहीं, असल पहलवान वो होता है जो अपने गुस्से को पिछाड़ देता है। आपका ये बातें पूरी तरह हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन हम फिर भी मानते हैं क्योंकि ये आपका बातें। मगर ये कुदरत वाला मामला हमारी खोपड़ी से बिल्कुल बाहर है। इस मामले को अपनी खोपड़ी के अंदर करने की कोशिश में हमारा खोपड़ी फट जाएगा। यही बात है। आरिफ भाई भी कहते हैं, खुदा न खास्ता रुस्तम भाई की गैर मौजूदगी में आपके दुश्मनों ने कुछ कर दिया तो हम रुस्तम भाई को क्या मुंह दिखाएगा। हर मामले से निमटने का एक तरीका होता है अजमल। ये क्या तरीका है शानी बहन? आप कुदरत के चेलों को पकड़ रहे हैं। इस बीमारी का असल जड़ तो कुदरत है। जब तक ये जड़ उखड़ेगा नहीं, 2-4 चेलों को हवालात में बंद करने से क्या होगा? हमने कुदरत को नहीं मारना अजमल खान, इस जहालत को मारना है जो पहले कुदरत पैदा करता है फिर उसके चेले बनाते हैं। असल जड़ कुदरत भी नहीं है अजमल खान। शानी का चेहरा तमतमा रहा था। इन लम्हों में वो अजमल खान और डोले को बहुत बारूब नजर आई, वाकई किसी कदीम जमाने की किसी देवी की तरह। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर शानी ने अजमल से पूछा, राकब खान के बारे में किसी को किसी तरह का शुबा तो नहीं हुआ? नहीं जी, सब कुछ ठीक ठाक रहा। वो किराए का मकान था, शेर मोहम्मद ने उसे ताला लगा दिया। 1.5-2 महीने तक ताला ही लगा रहा, फिर शेर मोहम्मद मकान छोड़ देगा। राकब की मौत का मुझे बहुत अफसोस है अजमल। जी हाँ, वो हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता था। हमको यकीन है कि एक बार आपसे उसका मुलाकात हो जाता तो आपने उस पर अपनी बातों का जोर चला देना था। हाँ, ये अफसोस भी है कि हम उससे कोई खोज हासिल ना कर सके, लेकिन उसकी मौत का अफसोस भी अपनी जगह मौजूद है। उसके मरने की उम्र ना थी। मैं सोचकर हैरान होती हूँ ये अंधे अकीदे किस तरह हर उम्र के लोगों का खून पीते हैं, और ख़ास तौर से नौजवानों का। अचानक अजमल खान का ध्यान रुस्तम की बहन और बहनोई की तरफ चला गया। उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। वो उन दोनों के लिए कुछ तोहफे भी लेकर आया था, मगर शानी ने उसे समझाया कि फ़िलहाल वो उनको इस हवाले से डिस्टर्ब ना करे। अभी शानी और अजमल वगैरह के दरमियान बात हो रही थी कि मुलाजमा मजीदा आ गई। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, वो जैसे कोई अहम इतला लेकर आई थी।
शानी सवालिया नज़रों से उसका चेहरा तकने लगी। मजीदा ने कहा, छोटी बीबी, आपको बड़े चौधरी साहब बुला रहे हैं। बड़े चौधरी साहब से मजीदा की मुराद ताया मासूम थे। शाअल्लाह खैर, शानी ने दिली दिल में कहा और उठकर निशिस्तगाह की तरफ चल दी। जनान खाने के बड़े कमरे में मुलाजमाएँ बैठी सब्जी वगैरह बना रही थी। उनके पाँव में दरांतियाँ दबी हुई थी और वो साग कुतर रही थी। कुछ प्याज और लहसुन वगैरह से बरसरे बेकार थी। शानी को देखकर चंद मुलाजमाओं ने इधर उधर सिमट कर इसके लिए जगह बनाई। शायद उन्होंने सोचा कि छोटी बीबी हस्बी आदत उनका हाथ बटाने आई है। वो उनके दरमियान बिल्कुल घुल मिल जाती थी और वो इसकी मौजूदगी से बहुत लुत्फ उठाती थी। शानी जब अपनी सोच में गुम उनके पास से गुजर गई तो उन्हें कदरे मायूसी हुई। वो बरामदे में पहुंची तो दो सफ़ेद मेमने भागते हुए आए और इसकी टांगों से लिपटने लगे। शानी ने बेख्याली में उनकी कमर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गई। सेन में मवेशियों के लिए बड़ी तेजी से सब्जा चारा कुतरा जा रहा था। खादिम हुसैन गन्ना चूस रहा था और साथ साथ इस काम की निगरानी भी कर रहा था। हवेली के फिर आबाद होने से हर कोई खुश दिखाई देता था। शानी का दिल किसी अनजाने खदशे से धड़क रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और ठिठक गई। निशस्तगाह में ताया मासूम और खालू एजाज के अलावा भी 6-7 बुजुर्ग मौजूद थे। ये सब बरादरी के लोग थे। कोई रिश्ते में शानी का ताया था, कोई चाचा, एक सगे मामू याकूब भी उनमें शामिल थे। उनकी बुलंद पगड़ी और कलफ लगे कपड़े माहौल को कुछ और भी संजीदा बल्कि संगीन बना रहे थे। बैठ जाओ धीरानी, ताया मासूम ने भारी आवाज़ में कहा। शानी कुर्सी पर बैठ गई। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शानी के मामू ने उम्र रसीदा चौधरी याकूब ने कहना शुरू किया, शानी पुत्र, भाई रिशाद और वड्डी आपा के बाद हम सब पर तेरी जिम्मेदारी आती है। वैसे तो तू खुद बहुत समझदार है और अपना अच्छा बुरा समझती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बुजुर्गों ही को तय करने पड़ते हैं। इस तमहीद ने शानी को समझा दिया कि बात किस रुख पर जा रही है। इसके मुसामों से पसीना बह निकला। इसकी छठी इसी से कई दिनों से आगाह कर रही थी कि ख़ानदान की तरफ से इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है। यह दबाव इसकी शादी की तरफ से था। मामू याकूब जब एक लंबी तमहीद बांध चुके तो खालू एजाज ने कहा, मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा, शानी बेटी, आदिल और सजावल के बाद तू इस हवेली की अकेली वारिस है। तेरे कांधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। उनमें से एक जिम्मेदारी हमारी इज्जत की हिफाजत भी है और हम समझते हैं कि हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। ताया मासूम ने सागवान का बना हुआ एक पुराना ख़ानदानी बक्स खोला और उसमें से सोने का एक बड़ा हार निकाला। उसमें कई लड़ियाँ थीं। छोटे छोटे सब ज़ीरों के अलावा उसमें सोने के बहुत से छोटे छोटे सिक्के भी जुड़े हुए थे जो गालिबन अफ़गानी थे। ताया मासूम ने कहा, ख़ानदान की पुरानी रिवायत के मुताबिक ये हार घराने की वड्डी नूं बड़ी बहू को दिया जाता है। अब वड्डी या छोटी कोई नूं मौजूद नहीं है, इसलिए ये हार तेरी तरफ आएगा और इसे तू पहनेगी। इसका यूं इस डिब्बे में पड़े रहना एक बहुत बुरा शगुन है और हम चाहते हैं कि ये शगुन ख़त्म हो जाए। ताया मासूम ने हार शानी की तरफ बढ़ाया और इसने पकड़ दिया। मामू याकूब ने मुनक्किस शुक्के की तवील नय को मुंह में दबाते हुए कहा, मामू याकूब ने हुक्के की तवील नय को मुंह में दबाते हुए कहा, और शानी पुत्र, तू अच्छी तरह जानती है कि इस हार को पहनने के लिए सुहागन होना बहुत ज़रूरी है। शानी को यूं लगा कि यह वज़नी हार एकदम बहुत ज़्यादा वज़नी हो गया है, इतना वज़नी कि इसे संभालते हुए इसका पूरा जिस्म कांपने लगा है। मामू याकूब बोले, तू बड़ी सियानी धी रानी है। हम जानते हैं कि तुझे ज़्यादा समझाने बुझाने की लोड़ नहीं है। ना ही हमने अभी कोई रिश्ता ढूंढा है और ना ही तुझे किसी ख़ास जगह पर शादी के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि तेरी शादी हो जाए और ये शादी ऐसी हो कि तुझे हवेली से जाना ना पड़े। शानी का गला खुश्क हो गया। बरादरी के सबसे मुअज़्ज़ज़ अफराद इसके सामने बैठे हुए थे। उनमें से हर कोई इसके लिए काबिल एहतराम था और वो ये भी जानती थी कि वो जो कुछ कह रहे हैं बहुत हद तक सही है, लेकिन इस लेकिन से आगे कोई कुछ नहीं जानता था। रोकेट बस्ती के उस फूलों से लदे हुए खूबसूरत मकान का अहवाल यहाँ अजमल, आरिफ, हाजीयात और डोले के सिवा किसी को मालूम ना था और हो भी नहीं सकता था। सिर्फ यही अफराद जानते थे कि शानी 1 साल पहले रुस्तम की दुल्हन बन चुकी थी। हार बदसूर शानी के हाथ में था। अपनी ज़रारी कैफियत में शानी ने हार को ज़ोर से खींचा तो एक नोक उंगली की पूर में घुस गई। खून के कतरे हथेली पर रेंगने लगे। इसके दिल ने तड़प कर कहा, कहाँ हो तुम? देखो मुझे किस तरफ धकेला जा रहा है। अब भी ना आओगे तो फिर कब आओगे? कहाँ हो तुम? फिर जां बल्ब राकब खान की आवाज़ इसके कानों में गूंजने लगी। इस बाज़गिश्त ने इसे सरतापा पसीने में नहला दिया। उस जानलेवा बर्फ़ज़ार में था। उसकी कोठरी बहुत ही मुख्तसर थी, बस मुश्किल से 6 फुट की। वो इस मुख्तसर खला में टहल रहा था। 3 कदम दाएं, 3 कदम बाएं,
फिर 3 कदम दाएं, फिर बाएं। उसके अंदर वही इज़्तिराब था जो कफस में फड़फड़ाने वाले शहबाज के अंदर होता है। वो इन दीवारों को तोड़कर निकल जाना चाहता था, अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तहस नहस कर देना चाहता था, मगर इरादा बहुत मजबूत होने के बावजूद अमल की हद से बहुत दूर था। यानी पिंजरा इसे कोई रास्ता नहीं दे रहा था। इस शाम सर्दी मामूल से कुछ कम थी। मुख्तसर कोठरी में टहलते टहलते न जाने क्यों रुस्तम को बचपन में सुनी हुई कहानी याद आने लगी। ये शायद महमूद बादशाह और मकड़े की कहानी थी। मकड़ा एक अंधे कुएं से निकलने के लिए बार बार कोशिश करता था और किनारे तक पहुंचने से पहले ही वापस तह में गिर जाता था, मगर उस मकड़े ने हिम्मत ना हार कर बादशाह को एक यादगार सबक सिखा दिया था। अचानक ही साहनी तख्ते पर एक आहट हुई। यह आहट खिलाफ तवक्को थी। इससे पहले तो बस एक चौकोर खला में से एक हाथ अंदर आता था और उसे खाना पहुंचाकर ओझल हो जाता था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और लालटेन की रोशनी इस तारीख खला में दाखिल हुई। 2 अफराद अंदर आ गए। उनमें से एक मुतरजम वास्ता और दूसरा गंजे सर वाला एक अधेड़ उम्र पाउंदा। मुतरजम वास ने रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद रुस्तम को बताया, इनका नाम रवात है। ये मलक बरक जान के मशीर की हैसियत रखते हैं। ये तुमसे चंद सवाल पूछना चाहते हैं। रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया। रवात नामी शख्स ने रुस्तम से पूछा, हलाक होने वाले मुहाफिज पर गोली किसने चलाई थी और जख्मी होने वाले के सर पर उल्टी कुलाड़ी की चोट लगाने वाला कौन था? रुस्तम को फौरन वास की हिदायत याद आ गई। पिछली मुलाकात में वास ने इसको बताया था कि इन तीनों के बचाव की एक ही सूरत है, वो गोली चलाने के सिलसिले में आन जहानी जॉनसन का नाम ले दे। रुस्तम ने इस हिदायत पर अमल करते हुए कहा, गोली जॉनसन ने चलाई थी। दूसरे शख्स पर मैंने गोली चलाई थी लेकिन वो सिर्फ जख्मी हुआ। और चोट किसने लगाई थी? रवात ने पूछा। रुस्तम के बोलने से पहले ही वास ने उसी आंखों से इशारा कर दिया। मतलब ये था कि वो इस सिलसिले में दोबारा जॉनसन का नाम ले। रुस्तम ने इस हिदायत पर भी अमल किया। जॉनसन से तुम तीनों का राब्ता कैसे हुआ और इस कार्रवाई के लिए तुमने हथियार कहाँ से लिए? रवात ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। इसका जवाब रुस्तम ने पहले से सोच रखा था। उसने कहा, हमने जॉनसन से नहीं, जॉनसन ने हमसे राब्ता किया था और हथियारों के बारे में शायद आप भूल रहे हैं, ये हमें बरक जान ही ने दिए थे। रुस्तम के इस जवाब पर रवात के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मलक बरक जान ने ये हथियार तुम्हें फरार होने के लिए नहीं दिए थे, इसलिए दिए थे कि तुम हमारे साथ शाने से शाना मिलाकर शोतम खान के साथियों के साथ मैदान जंग में हमारा साथ दो, और ऐन वक्त पर तुमने गद्दारी की और फरार होने की कोशिश की। रुस्तम ने बेपरवाही से कहा, हमें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ अपनी कैद से है। हम यहाँ बेगुनाही की सज़ा भुगत रहे हैं। हम अपने बाल बच्चों में वापस जाना चाहते हैं। रुस्तम का जवाब काफ़ी सख्त था। मालूम नहीं कि मुतरजम वास ने इसमें किसी तरह का रद्दोबदल किया या नहीं। बहरहाल रवात के रवैये में कोई मनफी फ़र्क नहीं आया। कुत्तों को गोली किसने मारी? रवात ने वास की वसासे से पूछा। एक को जॉनसन ने, दूसरे को एक गोली जॉनसन की और दूसरी मेरी लगी। गार्निजरी तुम्हारे साथ कैसे चल पड़ी थी? क्या तुम्हारा उसे साथ ले जाने का मंसूबा पहले से था? रवात ने पूछा। बिल्कुल नहीं, आप खुद जानते हैं वो बिल्कुल सीधी सादी लड़की है। उसे भला किसी मंसूबे में कैसे शरीक किया जा सकता है? जब हम यहाँ से निकले तो वो अज खुद हमारे साथ चल पड़ी और चिमट कर रह गई। तुम कहते हो कि वो मंसूबे के बगैर तुम्हारे साथ थी, मगर उसके पास से इसका सामान बरामद हुआ है। कपड़े हैं, उसके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ये इंतज़ाम किसने किया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, रुस्तम ने कहा। रवात ने कनकियों से वास पर एक निगाह डाली, जैसे इस हवाले से वो उसे भी मशकूक समझता हो। अगले 10-15 मिनट में रवात खान ने रुस्तम से कुरीद कर सवालात किए। रुस्तम मुनासिब जवाबात देता रहा। इसे अंदेशा था कि शायद नासिर से भी सवाल जवाब हो चुके हों। इसे मालूम ना था कि नासिर ने किन सवालों के क्या जवाबात दिए हैं। बहरहाल गुफ्तगू के दौरान ही में वास ने होशियारी से रुस्तम की तसल्ली कर दी। रवात के एक सवाल के दौरान में वास ने अपनी तरफ से भी चंद अल्फाज फिक्रे में जोड़ दिए थे। उसने रुस्तम को बताया कि अभी नासिर से पूछगछ नहीं हुई। उम्मीद है कोई इस पूछगछ से पहले ही नासिर से मिल लेगा और उसे जवाबात के लिए तैयार कर लेगा। रवात खान और वास के जाने के बाद रुस्तम को उम्मीद पैदा हो गई कि शायद 1-2 दिन में इसे कोठरी से निकाल दिया जाएगा। ताहम रुस्तम की रिहाई इसकी तवक्को से कहीं पहले अमल में आ गई। ये सब कुछ बड़े ड्रामाई तरीके से हुआ था। रुस्तम के अंदाजे के मुताबिक रात के 8-9 ही बजे होंगे। यकायक आहनी दरवाजे से बाहर भागते कदमों की आवाज़ आई और फिर बड़ी उजलत में दरवाज़ा खोला गया। वास की घबराई हुई सूरत दिखाई दी। उसके अकम में 2 मुसल्ला अफराद थे। एक के हाथ में रोगन से जलने वाली मशल थी। वास ने कहा, रुस्तम तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें हमारे साथ जाना है। क्या हुआ? अभी सब कुछ बताते हैं,
वो हाँफी हुई आवाज़ में बोला,